चलो, तो आज की लेक्चर में हम क्लास 10 एनसीईआरटी का जो मैथ है उसका प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1.1 में जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, देखो क्या है यहाँ पे। चलो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो इस सभी बच्चे को पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो यहाँ से हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो सबसे पहला जो यहाँ पे नंबर लिया गया है वो कितना है, 140 है। 140 को क्या करना, हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में से लिखना है। ठीक है, तो जिसको हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है उसे लिख दो, इस प्रकार से उसे लिखो। ठीक है, इसके बाद क्या करो, इस नंबर को डिवाइड करना शुरू कर दो। किससे डिवाइड करेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पे हम हमेशा अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है कि आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम जब भी डिवाइड करेंगे वो संख्या कौन होनी चाहिए, अभाज्य संख्या से करनी चाहिए। ठीक है, अभाज्य संख्या से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, बोलेंगे सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो क्या है, 2 है। 2 है, तो सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे। 2 से ट्राई करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो 140 है, तो बताओ क्या ये संख्या 140 जो है ये 2 से कटती है कि नहीं। तो देखो 2 से कटने का जो तरीका है, ठीक है, जो इसका रूल है वो क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पे देखो इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 से लगाएगा कितना बार में जाएगा, 70 बार में जाएगा। 2 से लगाएगा कितना बार में जाएगा, 35 बार में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो नंबर हमें दिख रहा है 35 दिख रहा है। ठीक है, 35, बताओ इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। तो हमें ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो, इकाई अंक अगर 5 हो, तो संख्या या तो 3 से डिवाइड होगी या फिर 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, 3 से कब डिवाइड होंगी, तो 300 विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का अंकों का योग 3 से डिवाइड है, 3 से डिविजिबल है, तो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। जैसे देखो यहाँ पे एक नंबर क्या है, 35। क्या है, 35। 35 में 2 डिजिट है, 2 अंक है, एक 3 है और एक 5 है। दोनों को ऐड करेगा तो कितना आएगा, 8। बताओ 8 3 से डिविजिबल है, बोलेंगे सर 8 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर 8 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी, 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो 35 3 से डिविजिबल नहीं है, तो किस से डिवाइड होगा, 5 से, क्योंकि इकाई अंक में 5 है। तो 5 से डिवाइड करो इसे, तो 5 से डिवाइड करेगा तो कितना बार में जाएगा बताओ, 5 से डिवाइड करेगा तो 7 बार में जाएगा। और 7 खुद क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसे लिख दो, तो क्या लिखेंगे इसे बताओ, 2 गुने 2 गुने में 5 और गुने में 7। अगर इसे चाहो आप तो इसे पावर के रूप में भी लिख सकते हो, 2 का पावर 2, 5 का पावर 1 और गुने में 7 का पावर 1। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया, इसका जो करेक्ट आंसर आया वो कितना आया, तो इसका आंसर आया 2 का पावर 2 गुने में 5 का पावर 1 और गुने में 7 का पावर 1। ठीक है, चलो यहां तक किसी को दिक्कत। चलो अगला देखो, अगला क्या है, 156 है।
अगला संख्या कौन है? तो अगला संख्या जो है यहाँ पे हमारे लिए वो है 156। 156 का क्या करना है? हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। निकालो। ठीक है, तरीका सीख लिए। 156 को लिखो यहाँ पे। ठीक है, और डिवाइड करना शुरू करो। तो पहले 2 से ट्राई करो, तो 2 से जाएगा क्योंकि इकाई अंक में कितना है? 6 है। तो 7 दूना 14 और 8 दूना 16। अब भी 2 से जाएगा, इकाई अंक में 8 है। 39 दूना कितना होता है? 78। देखो 39 2 से तो नहीं जाएगा, इकाई अंक में 9 है, 3 से जा रहा है, 13 39। ठीक है, 13 39। 13 खुद क्या है बताओ? बोलेंगे सर ये खुद एक प्राइम नंबर है तो 1 से जाएगा। ठीक है, अब इसे लिख दो। तो 2 गुने 2 और गुने में 3 और गुने में 13। पावर में लिखना है तो लिख दो इसे। क्या करेंगे बताओ? 2 का पावर 2 गुने में 3 का पावर 1 और गुने में 13 का पावर 1। 13 का पावर 1। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या है? 3825। 3825 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। इसे लिखो। बताओ इसका कितना आएगा? तो देखो कितना है? 3825। ठीक है, देखो इसका इकाई अंक कितना है बताएंगे सर? 5 है। इकाई अंक कितना है? 5 है। अगर इकाई अंक 5 है तो 2 से नहीं कटेगी, 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का तरीका क्या है? अंकों का योग जोड़ दो। अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। 5 2 7, 8 7 15, 3 18 आया। बताओ 18 3 से डिविजिबल नहीं है? बोलेंगे यस सर 18 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। तो 3 से डिवाइड करो। ठीक है, 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूना 6 और 7 21 और 5 तिया कितना होता है? 15। इतना आया। अब चेक करो इकाई अंक में कितना है? 5 है, तो 3 से पहले चेक कर लो। ठीक है, 7 5 12 और 3 15। कितना आया? 15। तो 15 जो है 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो 3 से डिवाइड करो 4। ठीक है, 3 दूना 6 और 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। अब कितना आया? 425। क्या 425 3 से डिवाइड है? 5 2 7 4 11। अंकों का योग कितना आया? 11। 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो 5 से अवध से ही डिवाइड होगी। तो 5 से डिवाइड करो। 8 पच्चे 40 और 5 पच्चे 25, 85 आए। 85 किस से जाएगा बताओ? जानते हैं 17 पच्चे 85। ठीक है, 5 से लगाएंगे तो 17 से जाएगा। 17 खुद क्या एक प्राइम नंबर है। ठीक है, एक बार में जाएगा। ठीक है, अब इसे लिख लो। कैसे लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे बताओ? 3 गुने 3 गुने में 5 गुने 5 और गुने में 17। इसे पावर के फॉर्म में लिखना है तो लिख दो। 3 का पावर 2 और गुने में 5 का पावर 2 और गुने में 17 का पावर 1। ठीक है, ये क्या आया? इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? अगला है 5005 और इसके बाद एक नंबर और है जो कितना है? 7429। तो इन दो में से एक को हम करेंगे और एक जो है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो 5005 को हम करेंगे और 7429 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो चलो 5005 को करते हैं। चलो 5005 यही है। इसे डिवाइड करो। 2 से जाएगा? बोलेंगे बिल्कुल नहीं जाएगा, इकाई अंक में 5 है। 3 से चेक करो। तरीका क्या है? अंकों का योग करो। 5 5 10। क्या 3 से कटता है? नहीं कटेगा। 5 से जाएगा अवश्य ही, क्योंकि इकाई अंक में 5 है। 5 से लगा। 5 एकम 5, डबल 0 और 1। अब देखो इकाई अंक में कितना है? 1 है, 2 से नहीं जाएगा। 3 से चेक करो। इकाई अंक अगर इसको जोड़ेगा तो कितना आएगा? 1 1 2।
2 3 से डिवाइड है? नहीं है, तो 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से चेक करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्राइम नंबर है ही नहीं। अगला 5 है, 5 से नहीं जाएगा। 5 से क्या बताएं? तभी कटेगा संख्या जब उसका इकाई अंक में 5 हो। 1 है, 5 से नहीं कटेगा। अब चेक करेंगे 7 से। 7 से तो देखो 7 से ट्राई करने का तरीका क्या है? 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि देखो, अगर कोई नंबर जो है छोटा नंबर है, जैसे 4 अंक का है, 5 अंक का है, ठीक है, तो उसे तरीका क्या है 7 से चेक करने का? तो तरीका ये है कि जिस संख्या को हम चेक कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, जिस संख्या को हम चेक कर रहे हैं उस संख्या का इकाई अंक लेना है। जैसे एक संख्या यहाँ पे है 1001, इसे हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं। तो क्या करेंगे बताओ? करेंगे क्या कि इस संख्या का इकाई अंक को उठाएंगे, इकाई अंक को उठाएंगे और इकाई अंक को 2 से गुना करेंगे। इकाई अंक को क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, ठीक है, 2 से गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो भी गुणनफल आया, जो भी गुणनफल आया, उस गुणनफल को क्या करना है? तो उस गुणनफल को हमें क्या करना है कि जो भी संख्या बच गई है इकाई अंक हटाने के बाद, इकाई अंक हटाने के बाद जो संख्या बची है, जैसे यहाँ पे 100 बचा है, तो इसमें से क्या करो, जो गुणनफल आया है इकाई अंक में गुना करने के बाद उसे घटा दो। उसे क्या करो? घटा दो। अगर घटाने के बाद रिजल्ट के रूप में, रिजल्ट के रूप में 0 आवे, 7 आवे, 14 आवे, या फिर हम कह ले कि 7 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, 0 और 7 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, तो संख्या 7 से अवश्य ही डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पे देखो, इकाई अंक हटाने के बाद 100 बचा, गुणनफल कितना आया था? 2 आया, ठीक है। 100 में अगर 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? बोलेंगे सर यहाँ पे आएगा 98। कितना आएगा? 98 आएगा। क्या 98 7 से डिविजिबल नहीं है? बोलेंगे यस सर 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी, ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करो तो 7 एकम 7 हुआ, ठीक है, और 7 चौक 28 हुआ, और 7 कितना हो गया? 7 21, ठीक है, 143 रहे। अब क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। 3 से है? 4 3 7 1 8 नहीं। 5 से है? बिल्कुल नहीं। 7 से है तो 7 से चेक कर लो, ठीक है। 3 दूना 6, 14 बचा, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8 से नहीं, ठीक है। तो फिर 7 के बाद कौन सी प्राइम नंबर है बताओ? बोलेंगे सर 7 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 11 है, तो 11 से चेक कर लो। 11 से कट रहा है, देखो 11 एकम, ठीक है, 11 से काटेगा तो 11 एकम 11 हो जाएगा, और 11 दिया 33 हो जाएगा। अब आया 13, बोले सर 13 खुद क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो एक बार में जाएगा। अब इसे लिख दो, ठीक है, इसे लिखो। तो क्या लिखेगा बताओ? इसे लिखेगा 5 गुने 7 गुने 11 और गुने में 13, ठीक है। ये इसका आया आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़े, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे स्क्रीन पे क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। बताओ, इस क्वेश्चन को करो और बताओ कि इसका आंसर क्या बनेगा, बताओ। देखो तो यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है कि जो भी नंबर यहाँ पे दिया गया है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और चेक कीजिए कि दो संख्याएं का गुणनफल जो है वो क्या एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। चेक करना है हमें कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा, बताओ। चलो तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। वो भी कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है।
तो पहला नंबर देखो क्या दिया गया है, बोले सर पहला जो नंबर है हमारे पास वो है 26 और 91। 26 और 91 क्या निकालना है, एचसीएफ ऑफ या फिर एलसीएम ऑफ 26 और 91। तो लिखो इसे, पहले क्या करो, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 26 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 26 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 26 का अगर प्राइम फैक्टर निकालेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालेगा, तो क्या आएगा बताओ, यही आएगा। कितना आएगा बताओ, तो बोलेंगे सर यहाँ पे आएगा 2 का पावर 1 और गुने में 13 का पावर 1। ठीक है, 13 का पावर 1। अगर 91 का करेगा तो देखो 91 का क्या होगा, 13 सत्य कितना होता है 91। ठीक है, 13 सत्य कितना होता है 91। तो अगर 91 का प्राइम फैक्टर करेगा तो कितना आएगा, ठीक है 7 का पावर 1 और गुने में 13 का पावर 1, 13 का पावर 1। ठीक है, अब यहां से हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, यही तो निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकाल दो। तो सबसे पहले एचसीएफ देखेंगे, किसको देखेंगे, एचसीएफ देखेंगे। देखो तो एचसीएफ में क्या करेंगे हम, जो भी अभाज्य गुणनखंड करने के बाद नंबर आया है, ठीक है, जो भी अभाज्य गुणनखंड करने के बाद नंबर आया है, ठीक है, उसको क्या करेंगे कि अगर एचसीएफ निकालना होगा हमें, तो दोनों में जो नंबर कॉमन है, दोनों में जो नंबर कॉमन है, क्या करेंगे, जो नंबर कॉमन है, जो नंबर कॉमन है, ठीक है, उसका सबसे छोटा घात लेना है, उसका सबसे छोटा घात लेना है, सबसे छोटा घात लेना है। ठीक है, देखो जैसे यहां पे देखो, क्या 2 दोनों में है, 2 यहाँ पे है, इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे। 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 दोनों में कॉमन है और 13 का स्मॉलेस्ट पावर कितना है 1 है, तो 13 का पावर 1 लेंगे। ठीक है, 13 का पावर 1 कितना होगा, 13 होगा। अब यहाँ पे 7 बचा है, तो 7 यहाँ पे है, 7 वहां पे नहीं है, तो 7 दोनों में कॉमन नहीं है, तो 7 को नहीं लेंगे, 7 को नहीं लेंगे। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें 26 और 91 का, तो एचसीएफ कितना आएगा, तो बोलेंगे सर आपका एचसीएफ जो आया है वो आया है 13। कितना आया है, 13 आया है। वो कितना आया है, 13 आया है। ठीक है, वो 13 आया है। चलो अब बात करेंगे किसका, हम एलसीएम का। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका देखो क्या है, कि गुणनखंड करने के बाद जितने नंबर दिख रहा है, जैसे दोनों में कौन कौन सी नंबर हमें दिख रहा है, देखो इस दोनों में दिख रहा है 3, ठीक है, कितना दिख रहा है, सॉरी 2, 13, 7 इतने दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी नंबर हमें दिख रहा है उसका मैक्सिमम पावर ले लो, उसका मैक्सिमम पावर ले लो। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर लो। ठीक है, जो भी नंबर दिख रहा है उसका हमें क्या करना है, एक मैक्सिमम पावर लेना है। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। ठीक है, 2 का पावर 1 लेंगे। ठीक है, 2 का पावर 1 2 ही होगा, उससे बढ़िया कि 2 ही लिख लो। ठीक है, 13 कितना है, 13 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो 2 गुने 13 लिखो। 7 का मैक्सिमम पावर कितना है, 7 है। तो इसका अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 13 दूना 26 और 26 सत्य कितना होता है, 182, 182। तो अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, बोलेंगे सर एलसीएम आपका आया 182। ठीक है, तो यहां से क्या किए हम, 26 और 91 का एचसीएफ निकाल दिए और एलसीएम भी निकाल दिए। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करेंगे हम, यहां से एक चीज बताते हैं, उसको ध्यान में रखना है। क्या करना है, उसे ध्यान में रखना, वो क्या चीज है, तो सुनो ध्यान से। यहाँ पे देखो होता है क्या कि किसी भी, ठीक है, दो संख्याओं, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है किसका, इन दो संख्याओं के एचसीएफ, इन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है।
क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, समझाते हैं। देखो ध्यान देना यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम दो नंबर लिए, एक नंबर लिए 12 और एक नंबर लिए 15। ठीक है, कितना लिए, 12 और 15। ठीक है, देखो अब क्या करो, इन दोनों को गुना करो, 12 गुने 15। ठीक है, 12 गुने 15 और बराबर में लिखो। अब क्या करो, यहां से 12 और 15 का एलसीएम निकाल लो। तो 12 और 15 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम जो आएगा बाबू, वो एलसीएम आएगा इसका एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा, 60। अगर सही से एलसीएम इसका निकालेगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। और फिर क्या करो, इसका एचसीएफ निकालो, इसका एचसीएफ निकालो। तो अगर सही से आप 12 और 15 का एचसीएफ निकालोगे, ठीक है, कैसे भी निकालोगे, भाग विधि से या फिर गुणनखंड विधि से, आंसर कितना आएगा इसका, अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ जो आएगा मेरा वो आएगा 3। ठीक है, 3 आ गया। अब इसे क्या करो, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर कर दो, तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 60, एचसीएफ कितना आया 3। तो 3 गुने 60 करेगा, तो देखो रिजल्ट क्या आया मेरा, यहाँ पे रिजल्ट आया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है 15 गुने 12 कितना आएगा, 180। और इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और गुने में एलसीएम कितना आया, 180 आया। कितना आया, 180 आया। तो हमें यहाँ पे एक ध्यान देना है इस बात पे कि यदि किसी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, इन दोनों संख्याओं को एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, देखो इसी को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, इसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं यहां से कि पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या बराबर होता है इस संख्या के एलसीएम और गुणे में एचसीएफ के बराबर, गुणे में एचसीएफ के बराबर। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलो, देखो वही हमें यहाँ पे बोला है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ गुने एलसीएम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब हम चेक कर लेते हैं, तो चेक करने के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है इसे डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या, पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, क्या ये बराबर है, देखो तो पहली संख्या कितना है, बोलेंगे सर पहली संख्या जो है वो कितना है, 26 है। दूसरी संख्या कितना है, 91 है। इसका एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 13, एलसीएम कितना आया 182। क्या ये दोनों बराबर है आपस में, तो चेक कर लो इसको। देखो 26 गुने 91 तो रहने दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो 182 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 182 को हम लिख सकते हैं कितना, 13 दूना 26। ठीक है, और गुने में 91। तो हमने यहां से क्या पाया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, ठीक है, उस संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, यही हमें क्या करना था, जांच करना था। तो ये प्रूव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। किसी को दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट भी यही है। ठीक है, दूसरी संख्या देखो कितना है, तो दूसरी संख्या जो हमारे पास है वो संख्या हमारे पास कौन है, वो संख्या है हमारे पास, वो संख्या है हमारे पास 510 और 92, 510 और 92। तो 510 को पहले क्या करो, प्राइम फैक्टर करो, अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो अगर अभाज्य गुणनखंड निकालोगे आप तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा, कितना आएगा, 2 से लगाएगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10 और कितना आएगा 5, यही आएगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 11, 5 और 2 दूना 4 1 5। ठीक है,
अब 5 5 10 2 12, 3 से कट रहा है, ठीक है, तो 3 से इसे लगा दो पहले। 7 तिया 8 तिया 24, ठीक है, और 3 पचे 15, 85 आया। 85 किससे जाएगा बताओ, 3 से तो नहीं कटेगा, तो 5 से काटो, तो 5 से कितना बार में जाएगा, 17 बार में जाएगा। 17 खुद क्या है, बोलेंगे सर खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसे क्या लिख सकते हैं बताओ, इसे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1 और गुणे में 3 का पावर 1 और गुणे में 5 का पावर 1 और गुणे में 7 का पावर 17 का पावर 1, 17 का पावर, ठीक है। अगर 92 को करेगा तो 92 कितना आएगा बताओ, 92, 92 के करेगा तो कितना होगा बताओ, 23 चौक 92 होगा। इसे डायरेक्ट कर देते हैं, आप निकाल भी सकते हो। 2 का पावर 2 आएगा, ठीक है, और 23 आएगा। इतना आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर अब यहां से हम HCF, अब यहां से हम HCF और LCM निकालेंगे। पहले HCF और LCM निकालेंगे। निकाल लो HCF। तो HCF क्या होता है, HCF कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों में जो दोनों गुणनखंड है, ठीक है, इनमें क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर है, जो नंबर कॉमन है, वो कॉमन नंबर में क्या करेंगे, सबसे छोटा पावर लेंगे, ठीक है, जो दोनों में है, जो दोनों में है उसका सबसे छोटा पावर लेंगे। देखो, तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 का स्मॉलेस्ट पावर कितना है, 1 है, तो 2 का पावर 1 कितना होगा, बोलेंगे सर 2 का पावर 1 तो 2 ही होगा, ठीक है। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ नहीं है, तो नहीं लेंगे। 17 यहाँ है, 17 यहाँ नहीं है, तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो HCF कितना आएगा, बोलेंगे सर इसका HCF जो आएगा वो मेरा HCF निकल के आ गया, कितना आ गया, HCF निकल के आ गया 2। HCF कितना निकल के आ गया, 2। अब LCM निकालेंगे, तो LCM क्या होगा, अभी बताएं कि LCM निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, कि दोनों गुणनखंडों में जो भी नंबर दिख रहा है, जो भी नंबर दिख रहा है उसका मैक्सिमम पावर ले लो। देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, और 2 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है देख लो, तो 2 का मैक्सिमम पावर है 2। 2 का पावर 2 क्या होगा, 4 होगा, 4 गुने में, ठीक है। और 3 का पावर 1, मैक्सिमम 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 का पावर 1 क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है। अब कितना है 5, तो 5 का पावर 1 कितना होगा, 5 ही होगा, ठीक है, 5 ही होगा। 17 का पावर 1 है, तो 17 का पावर 1 17 ही होगा, और 23 का पावर 1 है, तो 23 ही होगा, ठीक है, 23 होगा। तो एलसीएम निकल के कितना आया, इतना आया, और एचसीएफ आया 2, और एलसीएम कितना आया, इतना आया। अब हमें क्या करना है, तो बोलेंगे सर अब हमें चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो चेक कर लो, क्या चेक करेंगे बताओ। अब चेक करेंगे हम यहां से कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर इस संख्या का एचसीएफ और गुने में एलसीएम, ठीक है, गुने में एलसीएम चेक करो। तो पहली संख्या कितना है बताओ, पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या कितना है 92। इसका एलसीएम एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ 2 आया, एलसीएम कितना आया, एलसीएम को गुना करके लिख सकते हो, ठीक है। देखो इसको गुना नहीं करना है, ठीक है, इसे क्या करो, तोड़ लो। देखो इसको, तो 17×51 हो गए, यहाँ से 17×51, यहाँ से 2 अगर लेंगे हम तो कितना होगा, 5×10, 5×10, और 51 कितना हो जाएगा, गुना करेगा तो 510 हो जाएगा, 510 हो जाएगा। बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 दे दिए, किसको, 2 दे दिए हम 5 को, तो यहाँ पे कितना बच गया, 2, ठीक है, 2 बच गया। और देखो 2 यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23×46, और कितना हो जाएगा यहाँ से 23×46, ठीक है। और बाकी का 2 देखो यहाँ पे ए आया, तो 2 हटा दो पहले इसको, देखो यहाँ से, ठीक है, 2 को नहीं लिखो, यहाँ पे 2 को नहीं लिखो, 2 को रहने दे। तो पहले देखो क्या कर लो कि इसे तोड़ लो एक बार। तो 17×51 हो गया, 2 इसमें दे देंगे 5 में, तो 5×10 हो जाएगा
51 गुने 10 कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा, 510 हो गया। 2 यहां से लेंगे तो 2 आया और 2 यहां बच गया, तो 2 दूना 4 और 23 चौक कितना हो गया, 92। कितना हुआ, 92। 23 चौक कितना हुआ, 92। तो हमने यहां से क्या पाया कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है, एलसीएम और एलसीएफ के बराबर है। ठीक है, तो प्रूव हो गया। यहां से क्या हो गया, बोले सर यहां से प्रूव हो गया ये वाला बात। चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला है 336 और 54। ठीक है, एक क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है, तो इसे आप कर लीजिएगा। ठीक है, कितना है, 336 और 54 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन क्या यहाँ पे है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। बताओ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। देखो पहले क्या करेंगे, हम जो भी नंबर दिया गया है उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो पहला का देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बताओ 12 दिया हुआ है। अगर 12 का क्या करेगा, अभाज्य गुणनखंड करेगा तो कितना आएगा, बताओ अभाज्य गुणनखंड करेगा इसका तो कितना आएगा। ठीक है, 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 2 गुने 3, 2 का पावर 2 और गुने में 3 का पावर 1। बोलेंगे यस सर इतना ही आएगा, तो लिख दो इसे। क्या लिखेंगे बताओ, 2 का पावर 2 और गुने में 3 का पावर 1। ठीक है, 15 का अगर निकालेगा इसी प्रकार से तो कितना होगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 का मतलब क्या होगा, बोलेंगे सर 5 तिया 15 का मतलब हुआ 3 का पावर 1 और गुने में 5 का पावर 1। उसी तरीके से अगर आप 21 के निकालिएगा तो 21 का कितना होगा, 7 तिया 21, 7 तिया 21 यानी 3 का पावर 1 और गुने में 7 का पावर 1। अब यहां से हमें क्या निकालना है, तो बोलेंगे सर हमें यहाँ पे निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है बताओ, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो जो नंबर कॉमन है, जो नंबर तीनों में कॉमन है, ठीक है, उसका छोटा पावर लेना है। तो बताओ 2 तीनों में है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 तीनों में कॉमन नहीं है, तीनों में नहीं है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 तीनों में है, 3 को लेंगे लेकिन स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, तो 3 का सभी में पावर 1 ही है, तो 3 का पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल सही सर। आगे देखो अगला नंबर कितना इसमें, अगला नंबर है 5। 5 इसमें है, 5 इसमें भी नहीं है, 5 उसमें भी नहीं है, 5 तीनों में नहीं है, नहीं लेंगे। ठीक है, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें भी नहीं है, तो 7 कॉमन है तो नहीं लेंगे। तो एचसीएफ कितना निकल के आया बता, बोलेंगे सर आपका एलसीएफ जो निकल के आया है वो आया है 3। कितना आया है, 3। अगला क्या निकालना, अगला निकालना है हमें एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा बताओ, एलसीएम के बारे में क्या पढ़े हैं कि जो भी नंबर हमको दिख रहा है उसका हाईएस्ट पावर ले लेंगे। तो कौन कौन सा नंबर देखो यहाँ पे दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, इसका हाईएस्ट पावर ले लो। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का पावर 2, तो बोलेंगे सर 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। तो एलसीएम निकालना है तो 4 गुने, ठीक है। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, बोलेंगे सर 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 लेंगे तो 3 का पावर 1 कितना होगा, 3 ही होगा, गुने में 5 लेंगे, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है तो 5 ही आएगा। 7 का हाईएस्ट पावर लेंगे 7 ही आएगा। अब इसे गुना कर दो, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 4 तिया 12, ठीक है, 12 पचे कितना आएगा, 60, 60 से कितना होगा, 6 सत्ते कितना होगा, 42, 420, कितना आएगा, 420। तो इस नंबर जो यहाँ पे दिया गया है हमें, उसका एचसीएफ 3 आया है और एलसीएम कितना आया है, एलसीएम 420 आया है। ठीक है, एचसीएफ 3 है और एलसीएम 420 है। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक किसी को दिक्कत है?
चलो तो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो है 17, 23 और 29। कितना है? 17, 23 और 29 है। ठीक है, बनाओ इसे 17, 23, 29 बनाओ। देखो तो 17 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 17 से एक बार में जाएगा, तो 17 को क्या लिखेंगे? बोलेंगे सर 17 को हम लिख सकते हैं 17 गुने 1। ठीक है, उसी तरीके से अगर 23 को करेंगे तो 23 भी क्या एक प्राइम नंबर है, तो 23 से जाएगा एक बार में। ठीक है, तो 23 गुने कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 29 भी क्या एक प्राइम नंबर है, तो 29 भी 1 से जाएगा, तो 29 को क्या लिख सकते हैं? 29 गुने 1। अब क्या करना है? तो बोलेंगे सर हमें यहाँ से एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ बराबर क्या आएगा और एलसीएम बराबर क्या आएगा? ठीक है, यही निकालना है। देखो एचसीएफ क्या करेंगे? उस नंबर का छोटी पावर लेंगे जो तीनों में कॉमन है। तो बताओ इस संख्या में तीनों में कॉमन कौन है? 17 कॉमन नहीं है, 23 कॉमन नहीं, 29 कॉमन नहीं है। तीनों में कौन संख्या हमको दिख रहा है? 1। तो क्या लेंगे? 1। तो एचसीएफ कितना आएगा? बोलेंगे सर इसका एचसीएफ जो आया हमारे पास वो आया है 1। कितना आया? 1। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा बताओ? एलसीएम आएगा 17 गुने 23 गुने 29। ठीक है, इसे अगर आप गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा? 11,339 आएगा। ठीक है, 11,339 आएगा। आप इसे गुना करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम नंबर लिखे हैं उन नंबर्स का एलसीएम कितना आया? तो एलसीएम आया 11,339। एचसीएफ कितना आया? 1। एचसीएफ कितना आया? 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है बताओ। चलो इसी में है, अभी क्वेश्चन एक और है। ठीक है, 8, 9 और 25 का क्या निकालना है? हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? चलो देखो अगला। देखो तो क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले 8 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करेगा अगर 8 के तो क्या आएगा? 2 गुने 4 गुने में 2 और गुने में 2 और 2 एकम 2। क्या लिख सकते हैं बताइए? इसे डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। क्या लिखेंगे बाबू? 2 का पावर 3। ठीक है, 2 का पावर 3। इसे चाहो तो आप गुना में 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, और 3 के करेगा तो क्या आएगा? 3 तिया 9। क्या आएगा? 3 का पावर 2 और गुने में 1। 25 को क्या लिख सकते हैं बताओ? तो बोलेंगे सर 25 को लिखेंगे 5 का पावर 2। इसे आप प्राइम फैक्टर कर देना। ठीक है, 5 का पावर कितना आएगा? 2 आएगा, इसे 1 लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर हमने कर लिया। अब क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। यही तो काम है, बताओ। अब यहां पे देखो हमें एचसीएफ निकालना है, तो तीनों में जो कॉमन है उसका स्मॉलेस्ट पावर। तीनों में कॉमन कौन है बताओ? 2 तीनों में नहीं है, 3 भी तीनों में नहीं है, 5 भी तीनों में नहीं है। तीनों में कौन दिख रहा है हमें? 1। तो एचसीएफ क्या आएगा? 1। ठीक है, एचसीएफ कितना आएगा? 1। अब बात करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ? जो नंबर दिख रहा है, ठीक है, उसका मैक्सिमम पावर लेना है। उसका मैक्सिमम पावर लेना है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर लेना है तो ले लो। मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है बताओ? 2 का मैक्सिमम पावर 3 है। 2 का पावर 3 कितना होगा? डायरेक्ट लिखते हैं, 2 का पावर 3 8 होगा। गुने में 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। 5 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। 5 का पावर 2 कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। अब इसे गुना कर लो, कितना आएगा बताओ? 25 अठी 200, 200 गुना 9 कितना हो जाएगा? 1800। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आया हमारे पास? जो एलसीएम आया है वो 1800 है। कितना आया? 1800 आया।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, HCF 1 आएगा और LCM 1800 आएगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बताओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि आप जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n का, यहाँ पे का लिख लेना, 6 का पावर n का अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है? बताओ। कह रहे यहाँ पे कि आप जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n, संख्या 6 का पावर n जो है क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है? बताओ। देखो, तो हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, वो बात क्या ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का, ठीक है, अंतिम अंक 0 तभी होगा, अंतिम अंक 0 तभी आएगा, मतलब 0 पर समाप्त तभी होगा जब उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। अगर 2 और 5 नहीं है, अगर 2 और 5 नहीं है तो उस संख्या का अंत 0 पर नहीं होगा, उस संख्या का अंत 0 पर नहीं होगा। जैसे समझाते हैं यहाँ पे देखो, ठीक है, दो नंबर लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 12 और एक नंबर लेते हैं 10, एक नंबर लेते हैं 12, एक नंबर लेते हैं 10। तो देखो 12 को अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 3। अगर 10 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 5। तो देखो 10 का जो लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट जो है, अंतिम जो इकाई अंक है, देखो सॉरी, जो इकाई अंक है यहाँ पे, वो कितना है, 0 है, 0 है। तो देखो 0 कब आया, जब इस संख्या का हम प्राइम फैक्टर किए तो 2 और 5 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो इस नंबर में 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया है। तो अगर 5 नहीं आया है तो इस नंबर का अंत जो होगा 0 से नहीं होगा, अंत जो होगा वो 0 से नहीं होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का, ठीक है, अंक 0 पर समाप्त तभी होगा जब उस संख्या का प्राइम फैक्टर करेंगे हम, तो प्राइम फैक्टर में नंबर 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, चलो जैसे यहाँ पे देखो एक नंबर क्या दिया गया है हमारे पास, एक नंबर दिया गया है 6 का पावर 1, 6 का पावर n। मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है a जिसका वैल्यू कितना है, 6 का पावर n है। क्या इस संख्या का अंक 0 पे समाप्त होगा? तो चेक करो, इससे पहले क्या करो, प्राइम फैक्टर करो, इसे भाज्य गुणनखंड निकालो। तो a को क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 का और 3, 2 गुने 3 और पावर में कितना करो, n कर दो, पावर में n करो। a बराबर क्या होगा बताओ, a बराबर लिखेंगे हम 2 का पावर n और गुने में 3 का पावर n, 3 का पावर n। बताओ ये जो a नंबर आया है उस नंबर का हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाला। तो क्या इसमें 2 और 5 है? बोलेंगे सर 2 तो है, 2 तो फैक्टर है लेकिन 5 नहीं है। तो अगर 5 नहीं है तो इसका अंक जो है 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं आया, 2 तो आ गया पर 5 नहीं आया, तो इसका अंत 0 से नहीं हो सकता है। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 6 का पावर n का, n जो है 6 का पावर n का अंत, अंत 0 पर नहीं होगा, 0 पर नहीं होगा, 0 पर नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, बताओ। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 और गुने में 5 गुने में 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? बताओ, हमें जांच करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है, बताओ। तो देखो यहां से हम दो संख्या के बारे में बात करते हैं,
एक संख्या क्या होता है? तो बोलेंगे सर हमारे पास एक संख्या जो होता है, एक संख्या जो होता है, एक संख्या तो भाज्य होता है, ठीक है, और एक संख्या क्या होता है? अभाज्य होता है। एक संख्या क्या होता है? अभाज्य होता है, ठीक है, अभाज्य होता है, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो बोलेंगे सर वैसी संख्या, वैसी संख्या, ठीक है, जिसका दो से ज्यादा, जिसका दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। दो से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 ले लो, ठीक है, 6 ले लो, 8 ले लो, इसको करेगा आप तो इसको दो से ज्यादा गुणनखंड आएगा, ठीक है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है? तब बोलेंगे सर अभाज्य संख्या हम उन नंबर्स को कहते हैं, ठीक है, जिनका केवल और केवल दो गुणनखंड हो, केवल और केवल दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड कौन सा होता है? तो बोलेंगे सर दो गुणनखंड जो होगा, एक तो एक होगा और एक क्या होगा? खुद होगा। एक एक होगा और एक क्या होगा? खुद होगा। जैसे में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एक क्या है? एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका केवल और केवल दो गुणनखंड आता है, एक एक और एक खुद। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4, 6, 8। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो। कौन कौन होता है? एक एक होता है और एक खुद होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलो, देखो क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये नंबर जो है और ये नंबर जो है एक भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो एक नंबर यहाँ पे मान लेते हैं कि a है, ठीक है, और उस नंबर को कितना लिखा गया है? किस फॉर्म में लिखा गया है? 7 गुने 11 गुने 13 गुने और प्लस में 13, ठीक है, प्लस में 13। क्या इस संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं? 13 कॉमन करो यहां से, तो 7 गुने, ठीक है, 11 गुने और प्लस में कितना आएगा? 1, ठीक है। आगे देखो, तो 13 गुनी 11 से 77 और 8 कितना हुआ? 78, 78 आया। अब यहाँ पे देखो ये जो संख्या दिख रहा हमें 13 गुने 78, 13 गुने 78। देखो ये जो संख्या है ना इसका, इसको अगर आप और अगर ब्रेक करोगे तो कितना आएगा बताओ? 13 गुने, ठीक है, 6 गुने कितना आएगा? 13, ठीक है, 13 6 78 होता है। तो क्या जगह देखो 13 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो हम देखो यहां से क्या देख रहे हैं कि इस नंबर को जब हम प्राइम फैक्टर निकालें, इसका फैक्टर निकालें, तो 2 से अधिक फैक्टर आ रहा है, ठीक है, 2 से अधिक फैक्टर है। देखो एक 13 है, ठीक है, एक क्या है बताओ? 3 है, और एक 2 है, इसके अलावा एक फैक्टर और कौन है? 1 है। तो यहाँ पे 2 से अधिक फैक्टर आ रहा है। अगर 2 से अधिक फैक्टर आ रहा है इस संख्या का, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है क्या? एक भाज्य संख्या है। क्या है? एक भाज्य संख्या है। चूंकि इस संख्या का फैक्टर 2 से अधिक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे कि सर ये भाज्य संख्या, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन है? देखो यहाँ पे इतना है, तो मान लेते हैं कि एक नंबर बी था, उसको किस फॉर्म में लिखा गया है? तो उसको फॉर्म में लिखा गया 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने और 1 गुने प्लस में 5। इतना ही के रूप में लिखा गया। बोलेंगे बिल्कुल सर इतना ही के रूप में लिखा गया इसे। क्या इस संख्या को हम, क्या इस संख्या को हम, इस संख्या को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो तो यहाँ पे 5 कॉमन कर लें। बोलेंगे यस सर कर लीजिए। 5 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा? 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने और प्लस में 1, ठीक है। इसे कैलकुलेट करो तो कितना आएगा? b बराबर 5 इंटू, देखो
3 दूना 6, 6 चक 24, 24 गुने क्या करो 42 करो, 24 गुने 42 कितना आएगा बताओ। 24 गुने अगर 42 करेगा तो 24 दूना 48 और 24 चौक 96 कितना आया 8 और 6 4 10, ठीक है, और 9 1 10, 1008 आया। और एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1009 आया, 1009। अब यहाँ पे सुनना, देखो यहाँ पे सुनना, इसको क्या हम लिख सकते हैं 5 गुने 1009, ठीक है 1009। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जिसका 2 फैक्टर तो निकाल दिए, 2 फैक्टर तो हमें दिख रहा है, इस संख्या का 2 फैक्टर कौन कौन दिख रहा है, तो बोलेंगे सर एक फैक्टर तो इसका 5 है, ठीक है, और एक फैक्टर कितना है 1009 है। इसके अलावा एक फैक्टर और कौन है इसका, एक फैक्टर और क्या है एक, तो हम क्या बोलेंगे कि सर इस संख्या का एक से ज्यादा गुणनखंड है, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड है, सॉरी 2 से ज्यादा गुणनखंड है। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर है एक भाज्य संख्या है। क्या है, एक भाज्य संख्या है। चूंकि इसका 3 गुणनखंड आया है, 2 से अधिक गुणनखंड आया है, तो इसको क्या बोलेंगे इनकी भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या है। समझ में आ गया, चलो कोई दिक्कत। अगला देखो, बताओ क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक खेल का मैदान है, ठीक है, इस मैदान की जो शेप है वृत्ताकार है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, एक व्यक्ति का नाम क्या है सोनिया, क्या नाम है सोनिया। सोनिया जो है 18 मिनट लगाती है, मतलब यहाँ पे कहीं से वो सन्ना शुरू करती है, इसको पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगती है, तो बोलेंगे सर इसको लगता है 18 मिनट। कितना लगता है 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, दूसरा व्यक्ति कौन है, बोलेंगे सर दूसरा व्यक्ति रवि है, रवि को 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, ठीक है 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि दोनों व्यक्ति जो है, ये सोनिया और रवि जो है इसी पॉइंट से चलना शुरू करता है, ठीक है, शुरू करता है और एक ही समय पे चलना शुरू करता है, तो एक दूसरे को आपस कितने समय बाद मिलेगा। देखो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, जो भी नंबर मेंशन किया गया हो, जो भी टाइम दिया गया हो, उसका क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, तो बोलेंगे सर यहां से निकालेंगे हम, इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा कि एलसीएम ऑफ, ठीक है, एलसीएम ऑफ 18 और 12, एलसीएम ऑफ 18 और 12। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालो, आप जैसे निकालना चाहते हो निकाल लो, ठीक है। तो 18 का अगर प्राइम फैक्टर करेगा तो कितना आएगा बताओ, 18 का अगर आप प्राइम फैक्टर करेगो तो 2 गुने 9 में आएगा, 3 से जाएगा, 3 से तो कितना लिख देंगे बताओ, 18 का कितना आएगा, 18 का आएगा 2 का पावर 1 और गुने में 3 का पावर 2। अगर 12 का करेगा तो कितना आएगा, 2 का पावर 2 और गुने में 3 का पावर 1। हमें निकालना है क्या बताओ, तो बोलेंगे सर हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, जो भी नंबर दिख रहा है उसका हाईएस्ट पावर ले लो। कौन कौन सी नंबर दिख रहा है, तो बोलेंगे सर यहाँ तो 2 ही नंबर दिख रहा है हमको, एक 3 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, तो दोनों का मैक्सिमम पावर ले लो। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 2, 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो 2 का पावर 2 का मतलब क्या होगा 4 होगा। बोलेंगे बिल्कुल सर। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो 3 का पावर 2 लेंगे, 3 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 9। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा 36, कितना आएगा 36, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम बोलेंगे कि वे दोनों
एक दूसरे को 36 मिनट बाद मिलेंगे। वे दोनों, ठीक है, एक दूसरे से, ठीक है, 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद। ठीक है, तो ये जो था क्वेश्चन था, ये चैप्टर नंबर 1.1 का टोटल क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लिए हैं। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर को यहीं पे लास्ट करते हैं। नेक्स्ट